हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि आरआरबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और अब बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि जब हम लोग अप्लाई करेंगे, जब हम लोग फॉर्म फिल करेंगे, उससे पहले हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका हम लोगों को ध्यान रखना है। आज के सेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है, इन सब बातों के बारे में हम लोग आज डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। मेरा नाम है सिमरन कपूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप लोग आरआरबी का एग्जाम, जो हमारा अभी ऑफिशियल अपडेट आया है, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी भी आरआरबी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए वहां पर रिक्वायर होगा आपका मोबाइल नंबर और इसके साथ साथ आपकी ईमेल आईडी। तो ध्यान रखिएगा, अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी वो ही वहां पर डालिएगा जो आप यूज करते हैं और जो फोन नंबर आप लोगों का चलता है। अगर बाद में कोई भी आरआरबी आपको ऑफिशियल अपडेट या आपकी एग्जाम रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगी तो उसी फोन नंबर और ईमेल आईडी पर आएगी। अगर वो बाद में चलना बंद हो गया तो आरआरबी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले वो फोन नंबर और ईमेल आईडी डालिएगा जो आप लोगों की रनिंग है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम यहां पर, जैसे कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करते टाइम आप लोग सबसे पहले अपना नाम वहां पर फिल करेंगे, अपना फादर्स नेम वहां पर फिल करेंगे। तो अब नाम की बात आती है ना, कई बार आपके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट नाम लिखा होता है, किसी में सरनेम मेंशन होगा, किसी में सरनेम के बिना नाम मेंशन होगा। अब आरआरबी का कहना है कि आप जब भी कोई अपनी यहां पर डिटेल फिल करेंगे आपको ध्यान रखना है जो भी आपका नाम, फादर्स नेम, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में मेंशन है, जो 10th का आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है उसमें जो मेंशन है वही आपको फॉर्म फिल करते हुए यहां पर नाम डालना है। चाहे आपका नाम हो गया, चाहे फादर्स नेम हो गया, और 10th के सर्टिफिकेट वाली ही सारी डिटेल्स का यूज करोगे जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट की बात करते हैं। यहां पर आधार कार्ड, जब आप रजिस्टर करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को अपना आधार कार्ड नंबर रिक्वायर होगा। आधार कार्ड की फोटो नहीं मांगेंगे, वो आधार कार्ड का नंबर आपके पास होना चाहिए, एक इसकी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, देखिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना तो आप लोगों को अपना वहां पर एक फोटो अपलोड करना होगा, पासपोर्ट साइज फोटो। मैं ये सारे की पॉइंट्स आपको ऑफिशियल अपडेट पर भी एक बार फिर से बताने वाली हूं। अब देखिएगा, जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपकी व्हाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए और वो ब्लर नहीं होनी चाहिए। कई बार आप क्या करते हैं, अपने फोन से फोटो क्लिक कर लेते हैं और उसको ही पासपोर्ट साइज बना देते हैं। तो उसमें अगर थोड़ा भी उन्हें लगा, आरआरबी को अगर ऐसा लगा कि ब्लर है फोटो, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो देखिएगा, इन सब कामों से बचना है। आप अपने पास एक ऐसा, मतलब कि एक ऐसी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए जिसका व्हाइट बैकग्राउंड हो और वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई शेड्स उसमें नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा आपने कोई कैप या फिर कोई हैट ये सब यूज नहीं किया होना चाहिए। ये साफ साफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा है, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको इस फोटो का भी ध्यान रखना है। फोटो के साथ साथ बात करते हैं आपके सिग्नेचर की। जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना तो वहां पर आपको अपने सिग्नेचर भी जरूर वहां पर ऐड करने का ऑप्शन आएगा। अब जो सिग्नेचर आपके हैं, जब बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर आपके सिग्नेचर मैच नहीं हुए तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और आपको सिग्नेचर ब्लॉक लेटर्स में अपना नाम नहीं लिखना है, आपको रनिंग हैंड्स में सिग्नेचर बनाने हैं। तो वो सिग्नेचर वाली चीज का भी आप जरूर यहां पर ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आज आप साइन कर रहे हैं और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो आप भूल गए हैं कि आपने कौन से सिग्नेचर्स का यूज किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब हम लोग फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर हमें अपनी कम्युनिटी डिटेल्स को भी फिल करना होता है। जैसे कि आप किस ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, एससी से हो या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो एससी और एसटी सर्टिफिकेट्स की अगर मैं बात करूं, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास पहले से बने होने चाहिए। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं है तो जो हमारी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, एटलीस्ट उससे पहले आपके पास ये सर्टिफिकेट इशू होने चाहिए, तभी वैलिड माना जाएगा कि आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। यहीं पर अगर मैं बात करती हूँ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है आपको पता है कि वो अपडेट होता है हर फाइनेंशियल ईयर में। तो आपके पास जो ये सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, चाहे ओबीसी हो गया, चाहे ईडब्ल्यूएस हो गया, ये आपके जो लेटेस्ट अपडेटेड सर्टिफिकेट्स है वही होने चाहिए। एक बार हम अभी इनको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इनका जो फॉर्मेट है उसको भी ध्यान से देखेंगे, तो उस फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए आपके पास ये सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ठीक है, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पर इन्हें
सबको अपलोड नहीं करना होगा, लेकिन हाँ इनका जो नंबर है वो आपको वहां पर जो इनका इश्यू डेट होगा वो वहां पर जरूर ऐड करना होगा। तो आपके पास ये सभी सर्टिफिकेट्स की लिस्ट होनी चाहिए जब आप फॉर्म भरेंगे, उससे पहले जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा है, चाहे आप बीटेक होल्डर हो या आपने डिग्री कर रखी है, तो आपके पास सेमेस्टर्स की जो आपकी यहाँ पर डिफरेंट मार्कशीट आती है वो आपके पास होनी चाहिए। और ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो जिनका रिजल्ट वेटिंग पर है, यानी कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, वो लोग एलिजिबल नहीं है इस एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए। आपका रिजल्ट ऑलरेडी आ गया होना चाहिए, एग्जाम जो आपका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है उससे पहले की। तो आपके पास अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, चाहे आपका डिप्लोमा हो गया, चाहे आपका बीटेक हो गया, ये सारी डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करती हूँ, जैसे जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर एक ऑप्शन आएगा आपको बैंक का डिटेल्स फिल करने के लिए। तो जब आप बैंक का डिटेल फिल करोगे ना, तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा अपने ही बैंक की डिटेल फिल कीजिएगा, क्योंकि आरआरबी में मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका फॉर्म फिल करने की जो फीस है वो हमारी 500 रुपीज है, ठीक है, 500 रुपीज है। अब होता क्या है कि जब आप सीबीटी 1 एग्जाम देने जाते हो तो सीबीटी 1 एग्जाम जो लोग देंगे और जिनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ होगा उन लोगों को 400 रुपीज वापिस मिल जाएंगे, यानी कि इसी बैंक में आएंगे जिस बैंक से आपने पेमेंट करी होगी। अब कई बार हम क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्म फिल करते हैं अपने बैंक की डिटेल ना डालने की बजाय कई बार कहीं फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनके बैंक की डिटेल डाल देते हैं, तो जो बाकी के पैसे रिफंड होंगे वो उन्हीं के बैंक में जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो लोग सीबीटी 1 एग्जाम देने जाएंगे उनको ही ये 400 रुपीज रिफंड होंगे, जो पेपर नहीं देने जा रहे हैं उनको कोई रिफंड नहीं होने वाला। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप लोगों को जो बैंक का डिटेल फिल करना है वो अपना ही फिल करना है। अब ये सारे जो जितने भी की पॉइंट्स मैंने आप लोगों को यहां पर बताए, ये सारे की पॉइंट्स हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी साफ साफ मेंशन है। देखिएगा, सबसे पहले जब भी आप अप्लाई करोगे तो आपका वहां पर एक अकाउंट बनेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपको जो अपना मोबाइल नंबर डालना है और जो ईमेल आईडी है वो आपकी होनी चाहिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया। और इसके अलावा जैसे अगर हमें कई बार कुछ अपडेट करना पड़ता है, कुछ हमने डिटेल में कुछ मिस्टेक कर दी है, तो करेक्शन विंडो भी आप लोगों की 30th ऑफ अगस्त से ओपन हो जाएगी, 8th ऑफ सितंबर तक। तो आप बाद में जब कोई करेक्शन करोगे, जब कोई अपडेट करोगे, तो उसके लिए भी कुछ टाइम आरआरबी ने हमें यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा देखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, क्या बोला है, कैंडिडेट शुड एंटर देयर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एज पर मेट्रिकुलेशन, हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ऑनली। यानी कि आपका नाम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपका फादर्स नेम हो गया, ये सारे जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में मेंशन है आपको वही वहां पर जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वही आपको डालने हैं। और जो सिग्नेचर होने चाहिए वो आपके सेम होने चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स में, और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी। ये पॉइंट भी ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ इससे पहले डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट पर इंपॉर्टेंट यहां पर बात करते हैं। देखिएगा, अब यहां पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कुछ एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है, इस पर हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। यहां पर देखिएगा क्या लिखा है, कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। और जो हमारी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की वो हमारे पास 29 ऑफ अगस्त है। तो इससे पहले आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अब यहाँ लिखा भी गया है, दोज अवेटिंग रिजल्ट ऑफ देयर फाइनल एग्जामिनेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी अप्लाई। तो जो वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का वो लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि जितनी भी आपकी टोटल फीस है अप्लाई करने की, जैसे 500, तो अमाउंट ऑफ 400 shall be refunded duly deducting banking charges on appearing in first day CBT। अगर आप पहले फर्स्ट डे CBT 1 देते हो तभी आप लोगों को ये अमाउंट जो होगा ये रिफंड किया जाएगा। अब यहाँ पर एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है EBC और OBC में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो EBC कैंडिडेट्स हैं उनको मेंशन किया गया है जिनका एनुअल फैमिली इनकम जो है वो 50,000 से कम है। अब EBC कैंडिडेट्स के लिए कुछ अलग से सीट्स नहीं
नहीं है, लेकिन उनको फीस में रिलैक्सेशन मिलेगा। अब जो ईबीसी कैंडिडेट्स है उनके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो कहाँ से, मतलब कि आप लोगों का कौन सी अथॉरिटी से ऑथराइज्ड होना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स यहाँ मेंशन किए, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, अप टू लेवल ऑफ तहसीलदार। तो इन सभी जगह से, इनमें से किसी भी जगह से आप लोगों का ईबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो ऑथराइज्ड होना चाहिए, तभी वो आप कंसीडर किए जाएंगे इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास वाली कैटेगरी में। ठीक है, अब लिखा भी गया है कि ईबीसी शुड नॉट कंफ्यूज विद ओबीसी, क्योंकि ईबीसी कैंडिडेट जो होने चाहिए उनको सिर्फ फी में कंसेशन मिलेगा, लेकिन अलग से कोई पोस्ट का, अलग से उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। अब यहां पर मैं बात करती हूं, जैसे आपको मैंने बताया कि जब आप फर्स्ट डे सीबीटी का एग्जाम दे देंगे तो जो भी रिफंड अमाउंट होगा वो आप लोगों के अपने बैंक में आएगा, तो अपने बैंक की डिटेल्स आपको वहां पर फिल करनी है। और जिनका भी इनकम्प्लीट या फिर रिजेक्ट हो जाती है एप्लीकेशन किसी भी रीजन की वजह से, उनको कोई भी रिफंड यहां पर नहीं मिलेगा। अब कम्युनिटी और कैटेगरी स्टेटस, जैसे आप एससी एसटी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अगेंस्ट द सीएन shall be considered for reservation related benefits as per eligibility। बोल रहे हैं कि जब आपका लास्ट डेट होगा सबमिशन का, एप्लीकेशन का, उससे पहले आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ये नहीं कि आप बाद में वो कैटेगरी सर्टिफिकेट बना रहे हैं, तो ये भी रिक्वायरमेंट है। अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस उनको बोलेंगे जिनका एनुअल ग्रॉस इनकम बिलो 8 लाख है, और उसके अलावा ये कुछ यहाँ पर पॉइंट्स है जो आप लोगों को कंसीडर करने हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अभी बनाना है, या फिर इस नए फाइनेंशियल ईयर में जिसने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया है। बाकी इन पॉइंट्स के अलावा क्या आपका फॉर्मेट रहेगा इन सारे सर्टिफिकेट्स का, वो भी मैं आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ। अब देखिएगा, जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा वो कहाँ से आपका इशू होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, या जैसे आपके पास रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, तो ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है, यहाँ कहीं से भी आपका अगर ये ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट इशूड है तो वो वैलिड माना जाएगा। तो इन सारे पॉइंट्स का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर आप ईडब्ल्यूएस का वो सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड नहीं हुआ किसी भी रीजन की वजह से, या आपका वो जहां से इशू होना चाहिए था वहां से नहीं है, तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही कंसीडर किए जाओगे। ये पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ मेंशन है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की यहाँ पर बात करते हैं। देखिएगा, अब ये बातें तो हो गई कि ये समय अपना फोन नंबर डालना है, अपनी ईमेल आईडी का यूज करना है, और अपना अकाउंट नंबर होना चाहिए, और नेम और फादर्स नेम, ये जितनी भी डिटेल्स होगी ये सारी की सारी डिटेल्स हमें कौन सी फिल करनी है, जो हमारे मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास के सर्टिफिकेट में हमारे पास देखने को मिलती है। तो जब आप अप्लाई करेंगे सबसे पहले आप लोगों का एक अकाउंट बनेगा, और आपको बोला है कि जितने भी क्लियर कलर पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए, और विदाउट डार्क ग्लासेस और कैप, और पीछे प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। और प्लेन में भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि व्हाइट बैकग्राउंड में ही फोटो को खिंचवाइएगा, ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो, उसका कोई भी ऑप्शन वहां पर ना बचे। ठीक है, अब देखिएगा साफ मेंशन भी है कि कैंडिडेट्स को अपना ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर ही यहाँ पर ऐड करना है जब भी आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में ये भी रहता है कि जब हम एग्जाम देंगे तो उसका लैंग्वेज क्या होगा। तो बेसिकली जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा, जो सीबीटी 1 में आपके पास जो सीबीटीज में कंडक्ट कराया जाएगा, इंग्लिश, हिंदी, और उसके अलावा 13 रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस हैं, वो सारी यहाँ पर मेंशन है कि किन किन लैंग्वेजेस में होगा। अब सीबीटी क्वेश्चंस जो डिस्प्ले होंगे, एक जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की होगी और दूसरा इंग्लिश, तो इन दोनों लैंग्वेज में आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस पॉइंट पे भी स्टूडेंट्स को डाउट था, इसलिए मैंने आपको बताया। अगर इनवैलिड फोटो है या इनवैलिड सिग्नेचर है, जैसे आप ब्लॉक या कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर कर रहे हो, तो तब भी आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। इनवैलिड एप्लीकेशन और इनवैलिड रिजेक्शन में इन्होंने क्लियरली ये पॉइंट मेंशन किया है। तो अब देखिएगा, जो भी कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड होते हैं, उनके पास क्या क्या मेट्रिकुलेशन, हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ फॉर द डेट ऑफ बर्थ, और साथ साथ में मेंशन भी है जो कैंडिडेट का नाम होगा, फादर्स नेम होगा, वही होना चाहिए जो आपने फॉर्म फिल करने के लिए अप्लाई करते टाइम वहां पर फिल किया है। 10+2 इंटर हाई सेकेंडरी, ये अगर एप्लीकेबल है, यानी कि अगर आपने +2 कर रखी है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिप्लोमा कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखा है, या कोई साइंस डिग्री जिसके लिए आप एलिजिबल है, वो मार्कशीट्स
आपके पास होनी चाहिए, ये भी मेंशन है। SC ST सर्टिफिकेट जो होगा वो आपको मेंशन किया गया है कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए। OBC सर्टिफिकेट है या इनकम सर्टिफिकेट है, तो इन ये सब का फॉर्मेट ना यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि किस फॉर्मेट में ये सर्टिफिकेट होने चाहिए। जैसे कि फॉर्मेट फॉर कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी SC ST कैंडिडेट्स हैं, आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जरूर जाइएगा, तो आपका इस फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड क्लास अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपका ये जो OBC सर्टिफिकेट है, एक बार इसका भी आप फॉर्मेट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ बार प्रॉब्लम्स आती हैं जब फॉर्म फिल करते हैं तो OBC और EWS कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को। तो आप लोग इस फॉर्मेट को देख लीजिएगा, आपके पास इसी फॉर्मेट में आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पर होने चाहिए। तो जितने भी की पॉइंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वाली जो चीजें हैं कि उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है, उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी डिटेल। अगर आप वो स्टूडेंट्स हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों को किन पॉइंट्स में डाउट है। बाकी जितने की पॉइंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फॉर्म फिल करते टाइम, और उसके अलावा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है कि अगर ये बातें नहीं हुई पूरी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, वो सारे की पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है इस रिगार्डिंग, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा अगर और कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है, आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सिमरन मैम PW मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मिलती रहेंगी। तो आज के सेशन को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा ताकि आपकी पूरी मेहनत जो है, इतने टाइम से जो आप मेहनत कर रहे हो, वो आपकी वेस्ट ना जाए, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फॉर्म फिल करना, और फॉर्म फिल करते टाइम भी अगर कोई डाउट आता है, आप टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ कमेंट सेक्शन पर भी जरूर वो पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, और मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही किसी सेशन में। थैंक यू सो मच।